साल 1965, जगह सिंगापुर, जिसका अभी अभी मलेशिया से विभाजन हुआ है। यहाँ की जनता भुखमरी से परेशान है। लोग अफीम की लत का शिकार हैं। खाने को भोजन और रहने को जगह नहीं है। लोग गरीब बस्तियों में रह रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट लगभग शून्य है और चंद पैसों के लिए लोग चोरी, डकैती और मर्डर करने तक को तैयार हैं। लेकिन 57 साल के बाद आज वही सिंगापुर सबसे कम करप्शन वाले देशों में चौथे नंबर पर, रहने के मामले में दुनिया की 5वीं सबसे सेफ कंट्री, एशिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी और बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे आसानी से उपलब्ध देश बन चुका है। अब आपके मन में ये सवाल आना तो लाजमी है कि पिछले 50-55 सालों के भीतर इस देश में आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि जहां लोग एक टाइम गरीबी की मार झेल रहे थे, एम्प्लॉयमेंट शून्य और करप्शन जैसी चीजों का बोलबाला होता था, भला वो देश आज इतना डेवलप्ड और अमीर कैसे बना? और दोस्तों, आपके इन्हीं सवालों का ही जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। Perhaps a bit more vibrant in terms of their capital economy. This is a chart of Singapore's GDP per capita since independence, growing over 125 times. Singapore's 5.6 million people enjoy one of the highest average incomes in the world. दोस्तों, सिंगापुर के डेवलपमेंट की स्टोरी 20वीं शताब्दी की बेस्ट डेवलपमेंट स्टोरी मानी जाती है। हमारे इंडिया के मुकाबले सिर्फ 0.25% साइज वाला ये देश वैसे तो दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में गिना जाता है, लेकिन आज ये कंट्री इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की रैंकिंग के टॉप पर शुमार है, जो कि इस जगह को रहने और जॉब करने के लिए बेस्ट चॉइस बनाती है। सिंगापुर आज के समय का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर है, जिसे कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जाना जाता है। लेकिन सिंगापुर जीरो से हीरो कैसे बना, इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल 19th सेंचुरी की सबसे ताकतवर ट्रेडिंग कंपनी, जिसे कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, उसने साउथ ईस्ट एशिया के समुद्री क्षेत्र को अपना ट्रेडिंग रूट बना लिया था। जी हाँ, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि व्यापार करने के लिए भारत आई थी और फिर यहाँ की जमीन पर हुकूमत करना शुरू कर दिया, वो भी 200 सालों तक। खैर, बात करते हैं उस ट्रेडिंग रूट की। देखते ही देखते ये रूट ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे प्रॉफिटेबल रूट्स में शामिल हो गया। अब क्योंकि इस रूट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रेवेन्यू का लगभग आधा हिस्सा जनरेट करने लगी थी, इसीलिए इस रीजन को सेफ बनाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। और इसीलिए उस रीजन के एक छोटे से आइलैंड पर ब्रिटिश ऑफिशियल सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने एक सी पोर्ट बनाया। और दोस्तों, ये आइलैंड कुछ और नहीं बल्कि आज के समय का सिंगापुर था। इस पोर्ट को टैक्स फ्री रखा गया था और बस उसके बाद से ही ये पोर्ट दुनिया भर के ट्रेडर्स की नजर में आ गया। दुनिया के कोने कोने से इस पोर्ट पर ट्रेडर्स आने लगे और इसी सी पोर्ट से ही अपना ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, ट्रेडर्स के व्यापार के लिए भले ही ये जगह अच्छी बन गई थी, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस की कमी की वजह से यहाँ पर लोगों की स्थिति बेहद खराब होती चली गई। और दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मलया पर जापान ने हमला कर दिया। अब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, उस समय मलेशिया और सिंगापुर एक ही हुआ करते थे, जिसे कि एक साथ मलया के नाम से जाना जाता था। जापान के हमले के बाद से यह जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई और ब्रिटिशर्स, जिन्होंने यहाँ से ट्रेडिंग के जरिए खूब पैसे कमाए थे, उन्होंने भी इस नाजुक समय में सिंगापुर की मदद नहीं की। और दोस्तों, ब्रिटिशर्स की इस हरकत की वजह से ही यहाँ के लोगों के बीच उनके लिए नफरत पैदा हो गई। इस नाजुक समय में यहाँ के लोगों के लिए एक बेहद बहादुर नेता उभर कर आए, जिसका नाम था ली कुआन ईयू। लोगों को शायद पता चल गया था कि ये नेता ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशा की किरण है। ली कुआन ईयू ने एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने पीपल्स एक्शन पार्टी रखा और साल 1950 में वे मलया के प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ सालों बाद ही एथनिक और रिलीजियस विवादों के चलते 9 अगस्त 1965 को मलेशिया और सिंगापुर अलग हो गए। इस सेपरेशन के बाद से सिंगापुर की स्थिति बेहद ही खराब हो गई थी और 80% से भी ज्यादा लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट शून्य था, लोग सिर्फ वायलेंस, क्राइम और करप्शन में डूबे हुए थे। इस बदतर हालत को देखकर ली कुआन ईयू ने यह ठान लिया था कि अपनी जनता को वो इस क्राइसिस से बाहर निकाल कर ही रहेंगे और इसके लिए उन्होंने देश के अंदर बहुत सारे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लागू करने शुरू कर दिए। ली कुआन की गवर्नमेंट के अंदर
फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैन कर दिया गया, वायलेंस और करप्शन जैसे क्राइम्स के लिए खतरनाक सजाएं दी जाने लगी। ड्रग डीलर्स को तो पकड़ा ही गया, साथ ही जो लोग ड्रग्स के शिकार थे उन पर भी सख्त कदम उठाए गए। देश की सफाई को ध्यान में रखकर नए नए नियम और कानून बनाए गए, यहाँ तक कि च्युइंगम को भी बैन कर दिया गया था। अब उस समय भले ही लोगों को ये सख्त नियम कानून बेड़ियों के समान लगे थे, लेकिन देश के उज्जवल भविष्य के लिए ये सारी चीजें बेहद जरूरी थी। इन सारे नियम कानूनों को लागू करने के सिर्फ कुछ समय के बाद से ही लोगों के बीच पॉजिटिव रिजल्ट दिखने शुरू हो गए। आर्थिक और राजनीतिक तंगी में भी कमी दिखाई देने लगी, लेकिन ये तो बस अभी एक झलक थी। अब दोस्तों, सिंगापुर के बाकी क्राइसिस को तो काफी अच्छी तरह से हैंडल किया जाने लगा था, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत वहाँ के हाउसिंग सिस्टम को थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1965 के दौरान यहाँ की आबादी के सिर्फ 5% लोगों के पास ही अपना खुद का घर हुआ करता था। उस समय देश के ज्यादातर लोग बस्तियों में रहा करते थे। इस चीज पर ली कुआन ने गौर फरमाया और उसके बाद उन्होंने एक कानून पास किया जिसके तहत सरकार लोगों की जमीन को सस्ती कीमत पर खरीद सकती थी। इसके बाद से गवर्नमेंट द्वारा बड़े पैमाने पर जमीनों को खरीदा गया और उस पर रहने के लिए सस्ती कीमत वाले घरों को बनाया गया। आम जनता आसानी से इन घरों को बिना किसी दिक्कत के खरीद सके, इसके लिए एक और लॉ भी पास किया गया जिसके तहत लोगों की सैलरी का 25% हिस्सा गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाने लगा और साथ ही सैलरी की इस 25% की सेविंग में 25% का डोनेशन गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलने लगा। इस तरह से लोगों को 50% का सेविंग फंड दिया जाने लगा, जिसके चलते लोगों के लिए घर खरीदना बेहद आसान हो गया। अब दोस्तों, हाउसिंग के बाद से एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से निपटने के लिए ली कुआन ने फॉरेन कंपनीज को बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट किया। उन्होंने इसके लिए नो टैक्स पॉलिसी को भी लागू किया, जिसके तहत किसी भी फॉरेन कंपनी से शुरुआती 10 सालों में किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं वसूला गया। अब इस प्रॉफिटेबल पॉलिसी के लागू होने के बाद से ही बड़ी बड़ी कंपनियां सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आने लगी और लोगों के बीच बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। इस तरह से एक समय जिस देश में एम्प्लॉयमेंट शून्य हुआ करता था, सिर्फ एक दशक के अंदर ही वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट शून्य हो गया था और ये सिंगापुर के लिए सबसे बड़ा बदलाव था। अब चूंकि ज्यादा जॉब्स होने के कारण अक्सर करप्शन भी बढ़ता है, ऐसे में ली कुआन को इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल था। उन्हें पता था कि अक्सर लोग ज्यादा पैसे कमाने के लिए करप्शन करते हैं, इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी काफी हद तक बढ़ा दी ताकि करप्शन के चांसेस कम हो जाएं। और फिर अभी भी अगर करप्शन के केसेस पाए जाते थे तो फिर उन्हें फांसी जैसी खौफनाक सजाएं दी जाती थी। अब दोस्तों, आज हम यह कह सकते हैं कि इन सभी प्रयासों का रिजल्ट काफी पॉजिटिव निकल कर आया, क्योंकि आज सिंगापुर दुनिया की सबसे कम करप्ट कंट्रीज में चौथे नंबर पर शुमार है। और दोस्तों, ली कुआन ने इन सभी चीजों के अलावा हर उस सेक्टर पर काम किया जो कि कंट्री के आने वाले फ्यूचर के लिए लाभकारी था। कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट नेशन के अच्छे फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए ली कुआन ने स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बड़े बड़े स्कूल्स एंड कॉलेजेस का निर्माण करवाया। और दोस्तों, इस तरह से इन बेहतरीन प्रयासों से सिंगापुर का डेवलपमेंट रेट काफी तेजी से बढ़ता चला गया, जिसका अंदाजा आप सिंगापुर की मौजूदा स्थिति से लगा सकते हैं। ली कुआन ईयू ने सिंगापुर को बर्बादी के दलदल से उठाकर जिस तरह कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाया, वो वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं था और यही चीज आज उन्हें इतिहास के सबसे महान लीडर्स में से एक बनाती है। वैसे दोस्तों, आपको सिंगापुर के डेवलपमेंट स्टोरी के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।